आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम वही चैप्टर कंटिन्यू करें जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। सिंस इस चैप्टर के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी किए हैं, इन डिटेल में लॉजिकल रीजन के साथ अच्छी तरह कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझे हैं। ठीक है, वन बाय वन करके मैं हर ट्रांजेक्शन समझाती हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन पहले मैं कंसेप्ट समझाती हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का क्या मीनिंग है, कैपिटल में हमने क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है और कैपिटल को हम लायबिलिटी क्यों कंसीडर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपको डिटेल में लॉजिकल रीजन के साथ वन बाय वन ट्रांजेक्शन समझाती हूँ। ये एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल किस में से इफेक्ट कर रही है, किस पर्टिकुलर को। ठीक है, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि इन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो है एक टेबुलर फॉर्म में समझते हैं कि किस तरह से हमने एक्सप्लेनेशन टेबल में उसे पोस्ट करना है। उसके बाद हम बनाते हैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन, उससे हम फाइनल इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं और फाइनल इक्वेशन हमारी हमेशा मैच करती है। और उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं हमारी बैलेंस शीट जो हमेशा इक्वल आती है दोनों साइड्स, मतलब एसेट्स हमारे इक्वल आते हैं हमारे लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो उससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन जो है मतलब बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियोस बहुत हेल्पफुल हो रही होंगी इन डिटेल में लॉजिकल रीजन के साथ हर क्वेश्चन को समझने के लिए और डिटेल में हर क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि मैं डबल बार रिवाइज कराती हूँ, एक बार ट्रांजैक्शन को समझाते हुए और दूसरी बार जब मैं प्रिसाइज में रिकॉर्ड कर रही होती हूँ फाइनल सोल्यूशन तब भी आपको लॉजिकली समझा देती हूँ। सो आपको क्वेश्चन को रिपीट करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले भी हम अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं जैसे हम हर वीडियो में हर क्वेश्चन में करते हैं। इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट जो है रिवाइज हो जाएंगे, आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी कोई वीडियो देखने की कंसेप्ट्स को दोबारा से समझने के लिए, और वो रिफ्रेश रहेंगे आपके दिमाग में और आपके अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर जो है वो इजी हो जाएगा करना। तो चलिए चलते हैं अब अपने कंसेप्ट्स पे और उसे समझते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, कंसेप्ट में सबसे पहला कंसेप्ट है कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि वो कहाँ से डिराइव हुई है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। ये एक्चुअली डिराइव हुई है हमारी बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट हमारी कुछ इस तरह होती है, यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ और पर्टिकुलर डेट, ये होती है हमारे एसेट्स और ये होती है लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड। और ये हमेशा मैच करती है। मैच तब करती है जब हमें सारे एसेट्स प्रोवाइडेड हों और लायबिलिटीज और कैपिटल प्रोवाइडेड हों, तब ये करती है मैच। मैच का मतलब है इसमें कोई भी बैलेंसिंग फिगर जो है वो नहीं आती है। ठीक है, और अगर हमें सब कुछ प्रोवाइडेड है, मतलब एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, फिर भी हमारी बैलेंसिंग फिगर या डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है हमने कोई एरर किया है या इसको प्रिपेयर करने में या कोई मिस्टेक की है इसको प्रिपेयर करने में। ठीक है, देखो अगर हमें एसेट्स प्रोवाइडेड हैं और हमें लायबिलिटी प्रोवाइडेड है, हमने कई बार कैपिटल निकालनी होती है। कई बार हमें एसेट्स प्रोवाइडेड होते हैं, कई बार हमें लायबिलिटी नहीं प्रोवाइडेड होती, कैपिटल प्रोवाइडेड होती है, हमने लायबिलिटी निकालनी है। और इसी तरह से कई बार लायबिलिटी एंड कैपिटल प्रोवाइडेड होते हैं और एसेट्स हमने फाइंड आउट करने होते हैं। तब सिर्फ हमारी बैलेंसिंग फिगर इन 3 केसेस में आती है, वरना हमारी बैलेंसिंग फिगर कभी नहीं आती है। यहाँ एक और केस होता है जिसमें हमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स दिए गए होते हैं, मतलब वन साइडेड रिकॉर्ड्स दिए गए होते हैं, फिर हमने कैपिटल फाइंड आउट करनी होती है और तभी हमारी बस बैलेंसिंग फिगर आती है, वरना बैलेंस शीट में कभी भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आती। इसीलिए डिराइव हुई है हमारी इक्वेशन, जो किसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, हमारी बैलेंस शीट से। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है कि बैलेंस शीट में हमेशा कैपिटल नेचर की आइटम्स ही रिकॉर्ड की जाती हैं, और ये कैपिटल नेचर वाला कंसेप्ट मैंने डिटेल में आपको कंसेप्चुअल वीडियोस में अच्छी तरह समझाया हुआ है। अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर नहीं याद आ रहा है तो आप उसे रिपीट कर सकते हैं वहां पर, मैं समझती हूँ कि आपको आता है वो। ठीक है, तो बैलेंस शीट में सारी कैपिटल नेचर की आइटम्स ही रिकॉर्ड होती हैं, चाहे वो हमारी हो रिसीट्स या इनकम या फिर हमारे हो एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, ये अगर कैपिटल नेचर के होंगे तभी ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे, मतलब ट्रायल बैलेंस से सारी कैपिटल नेचर की आइटम्स रिकॉर्ड होंगी हमारी बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में हमारी सारी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स ही रिकॉर्ड की जाती हैं। जिस तरह से हमारे कैपिटल नेचर की आइटम्स बैलेंस शीट में होती हैं, उसी तरह ट्रायल बैलेंस से हम लोग सारी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स
ट्रेडिंग एंड P&L में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जितनी भी रिसीट्स या इनकम या फिर एक्सपेंडिचर जो हैं वो रेवेन्यू नेचर के होंगे तभी हमारी ट्रेडिंग एंड P&L में शो होंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, तभी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है मतलब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और हमारी बैलेंस शीट जो है वो ट्रू एंड फेयर पोजीशन शो करेंगी, ट्रू एंड फेयर मानी जाएंगी। ठीक है, आई होप सो ये कंसेप्ट भी आपको डिटेल में अच्छे से समझ आ गया होगा कि बैलेंस शीट में कौन सी आइटम्स रिकॉर्ड की जाती हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में कौन सी आइटम्स रिकॉर्ड की जाती हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट कहता है, जिस तरह मैंने आपको बताया हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो चलिए हम वन बाय वन करके एसेट की डेफिनेशन, लायबिलिटी की डेफिनेशन, कैपिटल की डेफिनेशन को अच्छी तरह समझते हैं सो दैट हम एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकें कि वो एसेट है, लायबिलिटी है या कैपिटल है। ठीक है, तो देखा जाए तो एसेट की डेफिनेशन क्या है। एसेट को माना जाता है कि एक ऐसी वैल्यू जिसकी हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, जिसकी पेमेंट हमने कर दी है। ठीक है, या फिर एक ऐसी वैल्यू जिसकी हमें फ्यूचर में पेमेंट मिलेगी, हमें उम्मीद है। फॉर एग्जाम्पल इसका लेते हैं कैश या फिर लेते हैं इसका एग्जाम्पल डेट, नहीं इसका एग्जाम्पल लेते हैं या फिर मशीनरी। ठीक है, मशीनरी जो हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने क्रेडिट सेल्स की हैं तो हमें उम्मीद है फ्यूचर में हमें पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे डेटर्स हो गए। तो डेटर्स को क्या माना जाता है, एसेट्स माना जाता है, क्योंकि ऐसी वैल्यू जो फ्यूचर में पेमेंट हमें मिलेगी हमें उम्मीद है। ठीक है, आई होप सो आपको एसेट्स की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक ऐसी वैल्यू जिसका फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा लेकिन पेमेंट हम कर चुके हैं, एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्यूचर में हमें पेमेंट रिसीव होगी हमें उम्मीद है। या फिर इसमें एक और कंसेप्ट आता है जिसको कहा जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कई बार हम एडवांस में पेमेंट करते हैं, उसको कहते हैं प्रीपेड। जैसे एडवांस में मान लो हमने सैलरी पे कर दी है अगले महीने की अपने एम्प्लॉयज़ को, या रेंट पे कर दिया है लैंडलॉर्ड को हमने एडवांस में, ठीक है, अगले 2 महीने का, वो क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। और ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं ना, इनको भी हम क्या कंसीडर करते हैं, एसेट कंसीडर करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होते हैं इसको एसेट क्यों कंसीडर करते हैं। अगर एसेट की हम डेफिनेशन देखें कि एक ऐसी वैल्यू जिसका फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा, जिसकी पेमेंट हमने कर दी है, सैलरी की पेमेंट हम कर चुके हैं, मतलब सैलरी वैल्यू क्या है, सैलरी है जिसकी पेमेंट हम कर चुके हैं, और डेफिनेटली फ्यूचर में हमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि एम्प्लॉयज़ अपने डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग हमें वर्क परफॉर्म करके देंगे। ठीक है, या मान लो हमने रेंट की पेमेंट कर दी है लैंडलॉर्ड को, ठीक है, वो वैल्यू हमने पे कर दी है, और फ्यूचर में बेनिफिट क्या मिलेगा, उस बिल्डिंग को हमने बिजनेस पर्पस के लिए अगले 2 महीने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हुई, डेफिनेटली हमारी एसेट हुई। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारी जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ये क्या है, हमारे एसेट्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे और उसे भी इन डिटेल में अच्छे से समझते हैं इसी तरह, सो दैट हमें डिफरेंशिएशन समझ आए एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी एक ऐसी वैल्यू है जिसकी हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी है, हमारे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्ट्रिक्शन है पे बैक करने की। किसको पे बैक करने की, आउटसाइडर्स को। यहाँ पे जो वर्ड है आउटसाइडर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। तो आउटसाइडर्स जो हैं उनको पेमेंट करनी है जब हमारे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लोन लिया किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंक से, तो बैंक क्या हमारे लिए आउटसाइडर है, उसको पे बैक करने लोन इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट के फॉर्म में। इसका मतलब है बैंक हमारे लिए आउटसाइडर जिसके हमारे पे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है उसे पे बैक करने की। इसी तरह से मान लो हमने क्रेडिट परचेजेस की हैं, हमने कहा फ्यूचर में आपको पे बैक कर देंगे अपने सप्लायर्स को। सप्लायर्स क्या है, हमारे आउटसाइडर है, उन्हें फ्यूचर में पे बैक करना है हमने, तो इस लायबिलिटी का नाम होता है क्रेडिटर्स। ठीक है, इस लायबिलिटी का नाम होता है क्रेडिटर्स, कि भाई फ्यूचर में उन्हें पे बैक करना है एक ऐसी वैल्यू को जो हमारे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है पे बैक करने के लिए फ्यूचर में। तो ये क्या होगी, हमारी लायबिलिटी हो गई। सो आई होप सबको लायबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्यूचर में पेमेंट करनी है, हमारे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्ट्रिक्शन है, किसको पे बैक करने की, आउटसाइडर्स को पे बैक करने की। ठीक है, अब देखते हैं हमारा एक कंसेप्ट यहाँ पर और आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। अब आप मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, मान लो हमने सैलरी पिछले महीने की पे नहीं की है, हम पे क्लेम है अपने एम्प्लॉयज़ को पे करने का लेकिन हमने पे नहीं की है, या हमने पिछले 2-3 महीने का रेंट नहीं अपने लैंडलॉर्ड्स को पे किया जिसकी बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं, तो ये क्या होगी साथ दोनों हमारी, ये होगी हमारी
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या कंसीडर करते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लायबिलिटी कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसी वैल्यू पे करनी है अपने आउटसाइडर को, मतलब यहाँ पे रेंट जो है लैंडलॉर्ड को, जो हमारे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है पे बैक करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रिस्ट्रिक्शन है, या अपने एम्प्लॉयज को जो हमारे आउटसाइडर्स हैं उनको सैलरी पे करनी है, अगले पिछले महीने की जो पे नहीं की है, हम पे ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रिस्ट्रिक्शन है पे करने की फ्यूचर में। तो इसीलिए कहा जाता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? लायबिलिटी होते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको लायबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी और ये भी समझ आ गया होगा कि हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है लायबिलिटी क्यों कंसीडर होते हैं। सो आपको एसेट और लायबिलिटी में अब डिफरेंशिएशन समझ आ गया होगा और आप ट्रांजैक्शन के थ्रू समझ सकते हैं कि हमारा एसेट है या फिर हमारी लायबिलिटी है। और ये भी समझ आ गया होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एसेट्स क्यों माने जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है लायबिलिटी क्यों कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कैपिटल का। पहले तो हम कैपिटल की डेफिनेशन को समझेंगे, फिर समझेंगे कैपिटल जो है लायबिलिटी क्यों कंसीडर होती है। उसके बाद हम समझेंगे कैपिटल में हमने क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है जिससे हम अपनी क्लोजिंग कैपिटल पर रीच करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल क्या है? एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्यूचर में हमने पेमेंट करनी है, हमारे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, हमारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे बैक करने की। ये किसको है? इतनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये देखो लायबिलिटी की इतनी डेफिनेशन और कैपिटल की इतनी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन ये पे बैक किसको करनी है? ये आउटसाइडर्स को लायबिलिटी पे बैक करनी है और ये करनी है हमने ऑनर को। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होते हैं हमने ऑनर को क्यों पे बैक करना है? ऑनर तो बिजनेस का मालिक है, उसे पे बैक क्यों करना है हमने? एक कंसेप्ट होता है हमारा सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का। ये कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल वीडियोस में समझाया है। जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का कंसेप्ट होता है उसमें कहा जाता है कि ऑनर की पहचान जो है बिजनेस से अलग है। ऑनर में गो, ऑनर में कम, ऑनर में चेंज, ऑनर में डाई। द आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस विल रिमेन डिफरेंट फ्रॉम इट्स ऑनर। ठीक है, इसीलिए जो भी ऑनर लेकर आता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, मान लो कैश या फिर गुड्स या फिर एसेट्स, कुछ भी ऐसा लाता है तो हमारे बिजनेस पे क्या आ जाती है? ऑब्लिगेशन आ जाती है उसे पे बैक करने की, और उस ऑब्लिगेशन का नाम क्या है? कैपिटल। और ऑब्लिगेशन इसलिए आती है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की वजह से। इसलिए जो कैपिटल है वो क्या कंसीडर होती है? हमारी लायबिलिटी कंसीडर होती है। ठीक है, ये जो हमारी कैश है, गुड्स है, एसेट्स है, जो स्टार्ट करने के लिए बिजनेस लाता है उसको कहते हैं हम ओपनिंग कैपिटल। बिजनेस में जो भी आया है हमारा ऑनर लेकर आया है उसे कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। फिर इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कुछ टर्म्स को फिर उसके बाद हम रीच करते हैं अपनी क्लोजिंग कैपिटल पे। तो वो मैं आपको अगले कंसेप्ट में समझाऊंगी कि क्लोजिंग कैपिटल में हमने कैसे रीच करना है, क्या क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है अपनी ओपनिंग कैपिटल में। अब क्वेश्चन अराइज होता है हमारा कि अगर बिजनेस की आइडेंटिटी जो है वो डिफरेंट है तो बिजनेस जो है इंटरेक्ट कैसे करता है अपने यूजर्स के साथ? वो यूजर्स के साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू इंटरेक्ट करता है, जो है हमारी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, हमारी बैलेंस शीट और हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कंसीडर किया जाता है। इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है क्योंकि इसके थ्रू ही हमारे बिजनेस जो है इंटरेक्ट करता है अपने यूजर्स के साथ। अब यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं? या तो एक्सटर्नल हो सकते हैं या इंटरनल हो सकते हैं, और इसी के बेसिस पे वो क्या लेते हैं? डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं। और डिसीजंस इफेक्टिव तब होते हैं जब हमारी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये हमारी ट्रू एंड फेयर होंगी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, सो दैट जो यूजर्स हैं वो इफेक्टिव डिसीजंस ले सकें। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे और उसे भी अच्छी तरह समझते हैं कि हमारी कैपिटल में जो हमारा बिजनेस जो है स्टार्ट करने के लिए ऑनर लेकर आता है, कैपिटल की अमाउंट जिसको हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल, में क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा सो दैट हम जो है अपनी क्लोजिंग कैपिटल पे रीच करें। हम कैपिटल को नेट वर्थ भी कह सकते हैं। कैपिटल का एक और नाम होता है नेट वर्थ। ठीक है, तो हम देखते हैं, अब समझते हैं लॉजिकल रीजन के साथ कि ओपनिंग कैपिटल में क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा सो दैट हम अपनी क्लोजिंग कैपिटल पे रीच कर सके। तो पहली चीज होती है हमारी प्रॉफिट। मान लो बिजनेस से प्रॉफिट अर्न किया है, किस चीज में अर्न किया है? गुड्स में डील करके। कौन से गुड्स में डील करके? उन्होंने जिसमें रेगुलर वो सेल और परचेज करते हैं रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, उनमें डील करके उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है। अब आप बताओ इसका कैपिटल पे इफेक्ट क्या आएगा? इसका आएगा कि ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि डेफिनेटली कैपिटल क्या है? जो हमने डेफिनेटली अपने ऑनर को पे बैक करनी है, हम पे ऑब्लिगेशन है। तो
ऑनर का राइट जो है प्रॉफिट के ऊपर भी है। क्यों? क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट करते हुए जो वो गुड्स लेकर आया है या वो एसेट्स लेकर आया है या वो कैश लेकर आया है, उसकी इन्वेस्टमेंट करते हुए हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है। इसका मतलब प्रॉफिट पे किसका राइट होगा? ऑनर का राइट होगा। इसका मतलब हमारे बिजनेस पे क्या आएगी? ऑब्लिगेशन आएगी। किसको पे बैक करने की? ऑनर को पे बैक करने की, है ना। तो ऑनर की पे बैक करने की ऑब्लिगेशन का कहते हैं कैपिटल, तो इसलिए कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ गई होगी प्रॉफिट की अमाउंट हमारी जो है कैपिटल में ऐड क्यों होगी। नेक्स्ट है, मान लो लॉस भी बेयर कर सकता है बिजनेस हमारा जो है, तो ना हमेशा ग्रोथ या प्रॉफिट में ही जाएगा। किस में लॉस बेयर करना है? जिन गुड्स में हमारा बिजनेस जो रेगुलर बेसिस पे डील करता है, मतलब जिसको वो सेल और परचेज करता है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो डेफिनेटली लॉस बेयर किया है, तो वो कौन बेयर करेगा? अब ऑनर बेयर करेगा। जिस तरह से प्रॉफिट पे राइट ऑनर का है, सो डेफिनेटली उसकी इन्वेस्टमेंट करते हुए हम लॉस बेयर कर रहे हैं, तो किसका राइट होगा? लॉस बेयर करने का भी ऑनर का। इसका मतलब है हम पे ऑब्लिगेशन कम हो गई, हमने नहीं बेयर किया है लॉस, ये ऑनर ने बेयर किया, तो हम पे ऑब्लिगेशन कम हो गई ऑनर को पे बैक करने की लॉस के अमाउंट से। इसीलिए जो लॉस की अमाउंट है वो क्या की जाती है? कैपिटल में से माइनस की जाती है, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गई होगी प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट कि क्या इफेक्ट आएगा हमारी कैपिटल पे। अगर प्रॉफिट आएगा तो वो ऐड होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा। लॉजिकल रीजन के साथ मैंने आपको समझा दिया कि प्रॉफिट प्लस क्यों होगा और लॉस जो है वो माइनस क्यों होगा, ठीक है। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, क्या होगा प्लस या माइनस वो समझते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है बिजनेस में जो ऑनर है वो एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, या उसको नाम दिया जाता है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है बिजनेस में इन बिटवीन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो वो क्या होती है? ये भी डेफिनेटली क्या हुई? हमारे पे ऑब्लिगेशन हुई। क्यों हुई ऑब्लिगेशन? क्योंकि ये ऑनर लेकर आया है डेफिनेटली, है ना। तो साथ ही ऑब्लिगेशन आ गई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की वजह से कि हमने पे बैक करना है ऑनर को फ्यूचर में। सो डेफिनेटली इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो गई है, मतलब हमारी ऑब्लिगेशन बिजनेस की इंक्रीज हो गई है उसे पे बैक करने की, ठीक है। सो आई होप सो आपको एडिशनल समझ आ गई होगी। जो एडिशनल कैपिटल है जो ऑनर लेकर आता है वो ऐड क्यों होगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे कि वो प्लस होगा या माइनस होगा। सो अगला कंसेप्ट है हमारा, मान लो हमारे ऑनर ने पर्सनल विड्रॉल्स किए हैं, पर्सनल यूज के लिए कुछ ड्राइंग्स की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पैसा उसने विड्रॉ किया है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा है, वो बिजनेस की ग्रोथ के लिए यूज नहीं हो रहा है और ना ही बिजनेस के प्रॉफिट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बिजनेस के किसी पर्पस के लिए वो यूज नहीं हो रहा है। डेफिनेटली उसने किसी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल्स किए होंगे, मान लो मोटर बाइक खरीदने के लिए या फिर फर्नीचर खरीदने के लिए उसने यूज किया है। सो हम पे जो ऑब्लिगेशन है उसे पे बैक करने की तभी होती है जब वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो, ठीक है। इसका मतलब है ये कैपिटल में से क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ये जो है उसने पैसा अपनी पर्सनल यूज के लिए यूज किया है। सो हम पे ऑब्लिगेशन क्या हो गई है? कम हो गई है उसे पे बैक करने की इतनी अमाउंट से, कि हमने पे बैक कर दिया आपको इतनी अमाउंट, आप उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज ना करते हुए अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। आई होप सो ये जो दो कंसेप्ट्स हैं पर्सनल यूज और एडिशनल फ्रेश कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की है, ये आपको अच्छे से लॉजिकल रीजन के साथ समझ आ गए होंगे। ये प्लस क्यों हो रहा है, ये माइनस क्यों हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, लेकिन नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने के लिए हमें पहले एक लॉजिकल रीजन के साथ एक इन बिटवीन एक कंसेप्ट जो है समझना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये कहाँ से डिराइव हुई है? ये हुई है हमारी बैलेंस शीट से डिराइव, है ना। इसका मतलब ये है कि सारी कैपिटल नेचर की ही आइटम्स जो हैं वो शो होंगी हमारी बैलेंस शीट में, है ना। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या होता है, कई बार प्रोवाइडेड होती है रेवेन्यू नेचर की आइटम, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन रिसीव्ड। अब उसका जो है हमने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन पे किस तरह से इफेक्ट शो करना है वो समझते हैं लॉजिकल रीजन के साथ, ठीक है। अब ये देखो रेवेन्यू नेचर की आइटम्स जो हैं, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना, फिर ही समझ आएगा कि कैपिटल में इसका इफेक्ट क्यों शो हो रहा है। रेवेन्यू नेचर की आइटम्स जो हैं वो होती है हमारी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में शो, है ना। फिर उससे निकालते हैं हम नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। वो क्या करते हैं हम, वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं काम पे, वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में काम पे करेंगे, कैपिटल में करेंगे। किस तरह? अगर नेट प्रॉफिट है तो वो ऐड होगा और अगर हमारा नेट लॉस है तो वो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है ये क्या होता है? रेवेन्यू नेचर का सारा एंड इफेक्ट होता है, ठीक है। और वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है? बैलेंस शीट में, कैपिटल में। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल इफेक्ट जो है वो भी कहाँ पे शो होगा? हमारी
बैलेंस शीट में शो होगा, है ना। इंडिविजुअल इफेक्ट भी कहाँ शो होगा रेवेन्यू नेचर के आइटम्स का, वो होगा हमारी बैलेंस शीट में शो। वो लेकिन कहाँ पे बैलेंस शीट में शो होगा, वो होगा कैपिटल में। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट जो है किस तरह से हमने पोस्ट करना है अपनी कैपिटल में। तो अगर हमारी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं, अगर हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं वो क्या होंगे, माइनस होंगे। और इसी तरह से अगर रेवेन्यू नेचर की हमारी इनकम है या फिर कोई रिसीट है तो वो क्या होगी, प्लस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एंड इफेक्ट जो है हमारा वो हो रहा है हमारा प्लस या माइनस, मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारा कहाँ पे शो हो रहा है, कैपिटल में शो हो रहा है। नेट प्रॉफिट क्या प्लस होकर और नेट लॉस क्या माइनस होकर। इसीलिए जो इंडिविजुअल इफेक्ट है वो भी कहाँ शो होगा, डेफिनेटली हमारी कैपिटल में शो होगा। ठीक है, सो आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा हमारी ओपनिंग कैपिटल में से जो हमारा ऑनर लेकर आया है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद हम जो है ये जो होती है जो फाइनल हमारी आंसर आता है वो होती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। इन सबको एडजस्ट करके जो हमारा इफेक्ट आता है वो क्या होती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, जो एंड में, अब क्लोजिंग कैपिटल की यहाँ पे समझो, मतलब क्लोजिंग कैपिटल वो वैल्यू जो हमने एंड ऑफ द ईयर में हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन, रिस्ट्रिक्शन है किसको पे बैक करने की, अपने ऑनर को पे बैक करने की। ठीक है, सो ये होती है हमने ऑनर को पे बैक करनी होती है एंड ऑफ द ईयर में। एंड ऑफ द ईयर में उसे पे बैक करने पे हमारे पे ऑब्लिगेशन होती है बिजनेस की, किस वजह से, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की वजह से। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं इन डिटेल लॉजिकल रीजन के साथ समझ आ गए होंगे कि कौन कौन से हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रैक्टिकली कौन कौन से कंसेप्ट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट्स इसलिए रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि इनमें से कई कंसेप्ट्स हमारे क्वेश्चन में हम लोग जो है रिकॉर्ड करने वक्त आइटम्स को लगाते हैं। उससे क्या होता है, हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी समझ आती है और क्वेश्चन को हमें रीड करना भी आता है कि अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजीज को हमने किस तरह से रीड करना है। ठीक है, और सोल्यूशन करना उस क्वेश्चन का हमारे लिए ईजी हो जाता है। इसका मतलब है कंसेप्ट्स मैंने आपको सारे क्लियर करवा दिए हैं यहाँ पर, जितने भी हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन में लगने हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसे भी इन डिटेल अच्छी तरह पढ़ेंगे और उसकी 1 बाय 1 हर टर्मिनोलॉजी को समझेंगे अपने कंसेप्ट्स के थ्रू जो हमने पहले रिवाइज किए हैं। इससे क्या होगा, वो क्वेश्चन करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। और पहले मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी क्वेश्चन, फिर बताऊंगी कि फाइनल सोल्यूशन आपने एग्जाम में उसका किस तरह से करना है। इससे क्या होगा, वो क्वेश्चन आपका डबल बार रिवाइज हो जाएगा और उस क्वेश्चन को भी आपको रिपीट करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अपना पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से कंसेप्ट जो हमने अभी रिवाइज किए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के कौन कौन से अप्लाई होंगे। तो क्वेश्चन कहता है, इफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 1,30,000। ये टोटल एसेट्स पता क्यों दिए, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर की टर्म्स हैं, एंड ऑफ द ईयर का हमें सारा आइटम्स दी गई हैं। तो टोटल एसेट्स मतलब करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स मिलाकर सारी हमारी एंड ऑफ द ईयर में बैलेंस शीट में 1,30,000 आया है टोटल एसेट्स का। ठीक है, और कैपिटल जो है और एसेट्स की डेफिनेशन क्या है पहले देख लें। एक ऐसी वाली जो फ्यूचर में बेनिफिट देगी जिसकी हमने पेमेंट कर दी है, सो वो आई है 1,30,000 की। ठीक है, अब आपको टर्मिनोलॉजीज भी अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, एंड कैपिटल इज 80,000। कैपिटल क्या होती है, एक ऐसी वैल्यू जिसकी हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है। हमारे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन, रिस्ट्रिक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसको, ऑनर को पे बैक करने की, है ना, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की वजह से कि ऑनर की पहचान बिजनेस की पहचान से अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑनर जो है हमारा वो 80,000 इन बिजनेस लेकर आया है और ये जो कैपिटल प्रोवाइडेड है ये है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ये कौन सी है, हमारी क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अच्छे से, ये क्या है हमारी, ये है हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो हमारे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है पे बैक करने की एंड ऑफ द ईयर हमारे ऑनर को। ये भी क्या है, एंड ऑफ द ईयर प्रोवाइडेड है। ठीक है, बैलेंस शीट तो एंड ऑफ द ईयर बनती है, वो एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारी बैलेंस शीट जो एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर होती है, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन डिपिक्ट करती है हमें, है ना। तो एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग कैपिटल हुई, तो क्लोजिंग कैपिटल मतलब कि इसमें पहले ही एडजस्टमेंट है सारी हमारी एडिशनल कैपिटल की, हमारे पर्सनल विड्रॉल्स की जो हमारे ऑनर ने की है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की और हमारे डेफिनेटली रेवेन्यू आइटम्स की सारी एडजस्टमेंट जो है पहले ही हुई हैं। वो कंसेप्ट जो समझ आने शुरू होंगे कि क्लोजिंग कैपिटल में जो है हमने अज्यूम किया है
कि ये जो सारी एडजस्टमेंट्स है पहले ही की गई हैं, तभी हमारी जो कैपिटल है जो हमने पे बैक करनी है एंड ऑफ द ईयर अपने ऑनर को वो है 80,000। तो वो कहता है कैलकुलेट करो क्रेडिटर्स। अब आप मुझे बताओ क्रेडिटर्स का मीनिंग क्या है। क्रेडिटर्स का मीनिंग है जिनसे हमने क्रेडिट परचेजेस की हैं तो उन्हें पेमेंट करनी है, हम पे ऑब्लिगेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हमने अपने सप्लायर्स को पेमेंट करनी है। सप्लायर्स क्या हुए, हमारे आउटसाइडर्स हुए, है ना, और उन्हें क्या करनी है, हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है। तो किसकी डेफिनेशन हुई, ये हुई लायबिलिटी की डेफिनेशन। तो क्रेडिटर्स क्या हुआ हमारे, लायबिलिटी, और ये रिक्वायर्ड टू फाइंड है। और यहाँ पर हम एक अजम्पशन लगाते हैं, ये अजम्पशन लगाते हैं कि हमारा एक ही लायबिलिटी है हमारे बिजनेस पे एंड ऑफ द ईयर में। एंड ऑफ द ईयर में हमारे पे सिर्फ एक ही लायबिलिटी है और उस लायबिलिटी का आउटसाइड लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर्स। और हमने कोई लोन नहीं दे रखा है, कोई ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी बोरिंग्स नहीं की है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। हमने सिर्फ एक ही, डेफिनेटली हम पे एक ही ऑब्लिगेशन है पे बैक करने के आउटसाइडर को, वो है क्रेडिटर्स की। तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे क्रेडिटर्स की वैल्यू को। ठीक है। जब मैं कंसेप्ट समझा रही थी, मैंने समझाया था हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो डेफिनेटली बैलेंस शीट से डिराइव हुई है। और डेफिनेटली इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आती। 4 केसेस बताए थे किसमें हमारी बैलेंसिंग फिगर आती है, जब हमारी कोई टर्मिनोलॉजी मिसिंग हो। 2 केसेस बताए थे, वो एक केस जो था वो 3 बाइफर्केशन था। ठीक है, उसमें था कि 2 केसेस हैं डेफिनेटली जब हमारी कोई मिसिंग आइटम होती है या फिर हमारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें हमें कैपिटल फाइंड आउट करनी होती है। सो डेफिनेटली इसमें लायबिलिटी को हम कहते हैं कि हमारी मिसिंग आइटम है जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि हमने अजम्पशन लगाई है कि हम पे एक ही लायबिलिटी है फ्यूचर में पे बैक करने की आउटसाइडर्स को, वो है हमारे क्रेडिटर्स। तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि हमारी लायबिलिटी की जो आइटम है वो मिसिंग आइटम है। कैपिटल हमें प्रोवाइडेड है, एसेट्स हमें प्रोवाइडेड है, तो लायबिलिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं बैलेंस शीट के थ्रू, और फिर मैं आपको फाइनल सोल्यूशन बताऊंगी। तो बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करते हैं तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ पर्टिकुलर ऑनर का नाम लिखते हैं एज ऑन, यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर लिखते हैं 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर। ठीक है, ये कब प्रिपेयर होती है, ये प्रिपेयर होती है एंड ऑफ द ईयर पे सारी आइटम्स की। ठीक है, इसलिए तो कहा जाता है कि ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है हमारे बिजनेस की एंड ऑफ द ईयर में। ठीक है, जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। ये होती है हमारी लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड और ये उसका अमाउंट कॉलम, और ये होती है हमारी एसेट साइड और उसका अमाउंट कॉलम। यहाँ लिखते हैं हम, ये क्या है, हमारे एसेट्स हैं, ये हमारा क्या है, अमाउंट कॉलम है, और ये रुपीस में होगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे रुपीस, और ये हमारा है लायबिलिटीज एंड कैपिटल का कॉलम, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे हम, ये कॉलम है हमारा इसका अमाउंट का, तो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे रुपीस। ठीक है, ये फॉर्मेट समझ आ गया, और समझ आ गया कि आइटम जिसमें एंड ऑफ द ईयर की पोस्ट करनी है। ठीक है, अब हमें क्या क्या प्रोवाइडेड था, डेफिनेटली हमें टोटल एसेट्स प्रोवाइडेड थे, टेंजिबल, इनटेंजिबल, करंट, नॉन करंट, फिक्स्ड एसेट्स जो भी हैं वो टोटल है हमारे 1,30,000 के। मतलब एसेट साइड का जो है वो टोटल कितना आ रहा है, 1,30,000 आ रहा है सारा टोटल करके। यहाँ पे 1,30,000 का आ रहा है हमारा टोटल। मतलब यहाँ लिखेंगे हम एसेट्स और यहाँ लिखेंगे टोटल। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम 1,30,000 जो है हमारा टोटल है। ठीक है, आई होप आपको पोस्टिंग समझ आ रही होगी कि बैलेंस शीट में हमने किस तरह से पोस्ट करना है। एसेट साइड पे एसेट पोस्ट कर दिए, और डेफिनेटली हमें और क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था क्लोजिंग कैपिटल, मतलब एंड ऑफ द ईयर पे कैपिटल की अमाउंट जो हमारे पे ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्ट्रिक्शन है पे बैक करने की ऑनर को सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की वजह से, वो है 80,000 की। तो इसलिए जो कैपिटल है वो आपको समझ आ गई वो लायबिलिटी क्यों है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पे आप क्लोजिंग कैपिटल भी लिख सकते हो, मैं आपको क्लोजिंग कैपिटल ही लिख कर दूंगी, इससे आपको टर्मिनोलॉजी ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो क्लोजिंग कैपिटल है हमारी डेफिनेटली 80,000 की, हमें क्वेश्चन में गिवन है, और वो कहते हैं क्रेडिटर्स फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्रेडिटर्स। ठीक है, और हम लिखेंगे ब्रैकेट में कि ये हमारी है आउटसाइड लायबिलिटी, क्योंकि हमने अज्यूम किया है सिर्फ यही एक लायबिलिटी है जो हमने आउटसाइडर्स को पे करनी है और कोई हमारे पे लायबिलिटी नहीं है। तो ये लिखेंगे हम आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, सब आप मुझे बताओ कि हमारी बैलेंस शीट मैंने आपको बताया था हमेशा मैच करनी चाहिए, मतलब हमारी जो लायबिलिटी साइड है या लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड है उसका टोटल भी कितना आना चाहिए, डेफिनेटली उसका टोटल भी आना चाहिए
30,000 का, तभी हमारी बैलेंस शीट जो मैच करेगी वो ट्रू एंड फेयर होगी और फाइनेंशियल पोजीशन जो है हमारे बिजनेस की अच्छे से डिपिक्ट करेगी, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे जो क्रेडिटर्स की अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए, 50,000 की होगी। कैसे, 1,30,000 माइनस 80,000, है ना। इसको माइनस करेंगे तो कितनी आएगी, 50,000। इसका मतलब अगर क्रेडिटर्स की अमाउंट हमारी जो हमने पेमेंट करनी है, जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, 50,000 होगी सप्लायर्स को पेमेंट करने की, तभी हमारी जो है डेफिनेटली बैलेंस शीट जो है ये मैच करेगी। और सिंस ये क्या है, हमारी मिसिंग फिगर है ना, ये मिसिंग फिगर है, तो ये कितनी आई है, 50,000 की। और अगर हमें तीनों चीजें प्रोवाइडेड होती, लायबिलिटी, कैपिटल और एसेट, तो हमारी बैलेंस शीट हमेशा मैच करनी चाहिए थी। लेकिन हमें डेफिनेटली लायबिलिटी की अमाउंट जो है गिवन नहीं है, कैपिटल और एसेट की गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए हमने ये मिसिंग फिगर है 50,000 फाइंड आउट कर ली है, जो हमारी आई है 50,000, और तभी हमारी बैलेंस शीट जो है वो मैच कर रही है। ठीक है, आई होप सो डिटेल में यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गया होगा, समझ भी आ गया होगा किस तरह से हमने अपनी बैलेंस शीट में, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारी एक है उसमें पोस्टिंग करनी है। अब हम चलते हैं अपने फाइनल सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं जो आंसर हमने अपने क्वेश्चन का पेपर में निकालना है वो किस तरह से निकालना है। तो ये है हमारा फाइनल सोल्यूशन। मैं आपको डिटेल में इसलिए समझाती हूँ सो दैट आपको लॉजिकल समझ आए कि इसका रीजन क्या है पीछे इस तरह से पोस्ट करने का। तो यहाँ लिखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर हमें डाटा गिवन है। सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन, वो क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो डेफिनेटली हमें एसेट्स कितने गिवन है, वो हमें गिवन है, ये भी हमें कैपिटल भी गिवन है। हमें लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिसका हमने नाम रखा है क्रेडिटर्स। क्यों, क्योंकि हमने अज्यूम किया है सिर्फ यही एक लायबिलिटी है हमारे बिजनेस पे आउटसाइडर, और हमारे पे कोई लायबिलिटी नहीं है। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड टू फाइंड। और ये टर्मिनोलॉजीज एसेट और कैपिटल और लायबिलिटी की डेफिनेशन आपको पता ही है। और एसेट्स हमें गिवन है, कैपिटल हमें गिवन है। तो चलिए देखते हैं हमारी यहाँ पे क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी आती है। एसेट्स टोटल गिवन है हमें 1,30,000 और 80,000 की हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने ऊपर ही लिख दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जितनी भी टर्म्स है ये एट द एंड ऑफ द ईयर की हैं, मतलब क्लोजिंग टर्म्स ही हैं। ठीक है, बैलेंस शीट की, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल नहीं लिखा है। तो हमारे एसेट्स कितने थे, एसेट्स हैं 1,30,000 के हमारे टोटल एसेट्स हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं टोटल और कैपिटल भी लिख देते हैं टोटल। ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल आई है, और ये भी हमारे क्या है, टोटल। ठीक है, तो हमें एसेट्स कितने गिवन थे, 1,30,000 के। ठीक है, और ये हमने फाइंड आउट करनी है और इसका नाम हमने रखा है क्रेडिटर्स, जो आउटसाइडर से हमने पेमेंट जिनको करनी है। कैपिटल कितनी गिवन है, ₹80,000 की हमें कैपिटल गिवन है। कैपिटल मतलब कि हमने फ्यूचर में पे बैक करना है, एंड ऑफ द ईयर पे बैक करनी है 80,000 की अमाउंट अपने ऑनर को। ठीक है, सो डेफिनेटली इसमें कुछ ओपनिंग कैपिटल होगी, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स की होंगी प्रॉफिट एंड लॉस की, इसमें एडिशनल कैपिटल की अगर ड्राइंग्स की हैं तो उसकी भी एडजस्टमेंट हुई होगी। जिस तरह से मैंने आपको पर्टिकुलर चार्ट में समझाया था वो सारी एडजस्टेड है। ये क्या है, एडजस्टेड है प्रॉपर, इसलिए क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 80,000 उधर ले जाते हैं हम इज इक्वल टू से, तो कितना होगा, ₹1,30,000, एरेज करके प्रॉपर लिखते हैं। ठीक है, ₹1,30,000 माइनस 80,000। ठीक है, ये क्या होंगे, हमारे क्रेडिटर्स होंगे, ये होंगे हमारे क्रेडिटर्स होंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे ₹1,30,000 माइनस 80,000 कितना होता है, 50,000। तो 50,000 के आगे हमारे क्रेडिटर्स। ठीक है, 50,000 के क्या आ गए, हमारे क्रेडिटर्स आ गए, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर जो हमें रिक्वायर्ड टू फाइंड था क्वेश्चन में। ठीक है, सो आई होप सो आपको इन डिटेल में समझ आया होगा कि किस तरह से हमने आंसर फाइंड आउट किया है। और क्रेडिटर्स हमने लायबिलिटी के हेड के अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि हमने समझा कि यही एक हमारे पे लायबिलिटी थी आउटसाइडर्स की, अजम्पशन लगाई है। ठीक है, सो पहले मैंने आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझाए हैं, फिर उसके बाद मैंने समझाया है कि पर्टिकुलरली बैलेंस शीट में जो हमारी एंड ऑफ द ईयर पे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एंड ऑफ द ईयर में
हमने प्रिपेयर करनी होती है फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने की बिजनेस की, है ना। फिर मैंने आपको प्रिपेयर करके दिखाया कि ये फॉर्मेट होता है, इस साइड लायबिलिटी एंड कैपिटल होते हैं, इस साइड एसेट होते हैं। ये हमें टोटल एसेट्स गिवन है, मतलब करंट, नॉन करंट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिक्स्ड, ठीक है। उसकी वैल्यू हमें गिवन है 1,30,000 की, तो मतलब लायबिलिटी साइड पे भी 1,30,000 आनी चाहिए, तभी हमारी बैलेंस शीट जो है ट्रू एंड फेयर होगी। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी 80,000 की, मतलब इसमें सारी एडजस्टमेंट्स पहले ही हो रखी थी, ठीक है। और हमने समझा है कि आउटसाइड लायबिलिटी एक ही हमने assumption लगाई है क्रेडिटर्स की, सो डेफिनेटली वो हमने मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर ली है 50,000। ये हमारा क्या था, आंसर था। ये मैंने आपको समझाया डिटेल में, लेकिन आपने क्वेश्चन को जब एग्जाम में सॉल्व करना है तो फाइनल सोल्यूशन होगा हमारा ये वाला, ये होगा हमारा फाइनल सोल्यूशन जिस तरह से एग्जाम में करना है। सबसे पहले लिखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि क्लोजिंग आइटम्स हैं सारी हमारी, एसेट्स है हमारे टोटल, ये हमें गिवन है, लायबिलिटीज जो है रिक्वायर्ड टू फाइंड है, जिसमें हमने सिर्फ क्रेडिटर्स की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, और हमने अज्यूम किया है कि क्रेडिटर्स की ही हमने पेमेंट करनी है डेफिनेटली हमारे बिजनेस ने, और कोई आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। और कैपिटल भी एडजस्टमेंट्स के बाद हमें गिवन है सारी, ठीक है। ये फाइंड आउट की है हमने 50,000 की। सो ये है सिर्फ हमारा फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारा आंसर आया है 50,000 का। सो आई होप सो आपको इन डिटेल लॉजिकल रीजन के साथ अच्छे समझ आएगा ये क्वेश्चन कि किस तरह हमने इस क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करना है। लेकिन मैं आपको डिटेल में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके भी दिखाया है, और उसमें भी आंसर हमारा 50,000 ही आया था, ठीक है। सो ये वीडियो आई सपोज आपको बहुत हेल्पफुल होगी इस क्वेश्चन को इन डिटेल लॉजिकल रीजन के साथ अच्छे से समझने के लिए और ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन को रीड करना भी आता है और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को भी रीड करना आता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी कंसेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और बाकी के जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, 1 बाय 1 करके लॉजिकल रीजन के साथ उनको भी समझेंगे, सो दैट हमें अकाउंटिंग क्वेश्चन के चैप्टर में कोई भी डाउट ना रहे और हमारे कंसेप्ट जो है टिप्स पे हो जाए, हमें रिविजन करने की क्वेश्चन की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन में ही डबल बार रिवाइज करा देती हूँ। इससे क्या होता है, आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है बार बार, और कंसेप्ट्स भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको सारे कंसेप्ट्स जो है रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। सो वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी इस क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।